Hello dear students. Beta in this video we will be talking about thyroid gland, the hormones produced by it and what are their main functions. This topic is from chapter number 22 biology class 11th. So सबसे पहले हम देखते हैं thyroid gland located कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है. Two words are given, ventral and dorsal. वेंट्रल सामने वाला पार्ट होता है जिस साइड हमारा फेस होता है, चेस्ट होती है, एंड डॉर्सल इज़ आवर बैक, जहाँ पे हमारा ये जो स्पाइनल कोड का एरिया है या फिर हम बोले बैक ऑफ आवर हेड है, नेक है, वो लाई करती है, जिसको हम बैक बोलते हैं. सो दैट इज़ डॉर्सल पार्ट. So ultimately we are having these very nice diagram that are given in NCERT. Look at this diagram A. This is ventral part. तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो ट्रैकिया है, फेरेंक्स से नीचे वाला पार्ट जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती है, लैरिंग्स, पहले फेरेंक्स फिर लैरिंग्स, और फिर थोड़ा सा हम स्लाइटली अगर नीचे जाते हैं तो वहाँ पे देखिए कि जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ ट्रैकिया. ये हम कौन से व्यू की बात कर रहे हैं? वेंट्रल व्यू की बात कर रहे हैं, सामने की साइड से. यानी सामने की साइड से अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये सेंटर पोजीशन देखने को मिल जाएगी. वेट अ मोमेंट, आई एम टेकिंग दिस पेन. सो दिस इज ट्रैकिया. इसको आप मान लीजिए सेंट्रल पोजीशन है. यहाँ पे आपके बटरफ्लाई का एब्डोमेन और वो जो थॉरेक्स है, और दिस इज़ द हेड. तो बटरफ्लाई के दो विंग्स, एक इस साइड गया हुआ है, एक इस साइड गया हुआ है. इसको हम लोब्स बोलते हैं. थायराइड की दो लोब्स मेनली होते हैं. सो दिस बटरफ्लाई इज सिटिंग राइट इन द सेंटर ऑफ ट्रैकिया, और दो विंग्स आपके ट्रैकिया को एनक्लोज कर रही है. एंड दिस इज वेंट्रल पार्ट. वेंट्रल मतलब सामने की तरफ से, आपको पीछे से हाथ नहीं लगाना है, सामने की तरफ से आप इस ग्लैंड को टच कर सकते हैं, जो कि ट्रैकिया के ऊपर होता है, वोकल कॉर्ड से देखिए थोड़ा सा नीचे. फेरेंक्स, फिर आपकी वोकल कॉर्ड से थोड़ा सा नीचे. सो दिस इज द लोकेशन. पैराथायराइड जब हम करेंगे वो हम इसकी बैक में करेंगे. लुक एट दिस डायग्राम. जब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए, तो ये तो था आपका वेंट्रल पार्ट, ग्रेश पार्ट सामने की तरफ से, जहाँ पे आप फील कर सकते हैं फिंगर्स को टच करके. नाउ दिस इज़ द डॉर्सल पार्ट. अब ये जो लॉब्स थी यहाँ पे बेटा पीछे की साइड, यानी बैक पोर्शन पे, आप जहाँ पे नेक आपकी पीछे से अगर आप टच कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ब्रेन ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पीछे की साइड आप देखेंगे तो इसमें जो ये रेड कलर के स्पॉट्स हैं, दो लोब, और हर एक लोब में दो दो ये टिश्यूज़ होते हैं. दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड. सो द लोकेशन इज सेम. जो हमारा वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट ये रहा, सामने की तरफ हमारा थायराइड ग्लैंड होता है. और थायराइड ग्लैंड को अगर आप पीछे से यानी बैक साइड से आप देखेंगे तो वहाँ पीछे की साइड में आपको हर एक लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड्स के टिश्यूज़ दिखाई देंगे. सो अगेन दिस इज़ वेंट्रल एंड डॉर्सल. अब हम बात करते हैं टिश्यूज़ की. थायराइड ग्लैंड जो कि आपको यहाँ पे पिंकिश कलर का दिखा रखा है, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे आपके जो पिंकिश कलर के सेल्स हैं, दीज आर फॉलिकुलर सेल्स. जो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होने वाले हैं वो फॉलिकल्स बनाएंगे. दूसरे टाइप के जो हमारे सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, इनको अभी हम अकाउंट में नहीं ले रही हैं. सो द hormones that are produced by these two lobes of thyroid glands are tetraiodothyronine, जिसको हम थायरोक्सिन या T4 भी बोलते हैं. टेट्रा बेटा हमने 4 से रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल T, एंड दिस स्मॉल 4 जो कि हमने सबस्क्रिप्ट में डाल रखा है. हेयर आर द नेम ऑफ हॉर्मोन्स. तो सेकंड हार्मोन जो हमारा है वो सेम हार्मोन है, लेकिन टेट्रा की प्लेस पे हम ट्राई वर्ड को एड ऑन कर रहे हैं, ट्राईआइडोथायरोनाइन यानी T3 हॉर्मोन्स. अब चलते हैं हम इनके फंक्शंस की तरफ. एंड डू नॉट फॉरगेट ऑल दीज हॉर्मोन्स. ये दोनों जो हॉर्मोन्स थे T4 एंड T3 आर सिंथेसाइज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स. नेक्स्ट थिंग इज देयर फंक्शन. सो सबसे पहले प्रॉब्लम आई है हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो बेटा जो वर्ड होता है, हाइपो का मतलब होता है समथिंग लेस, समथिंग लेस. ठीक है, तो जैसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होगा, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्ट्स आपके ज़्यादा डिजोल्व होते हैं.
तो हाइपो इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ, जब हमारे ये जो हॉर्मोन्स हैं T4 और T3 अगर कम अमाउंट में बनते हैं, सो पर्सन इज़ अफेक्टेड विद अ प्रॉब्लम नेम्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म की जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, जितना अमाउंट होना चाहिए, उतना थायरॉयड ग्लैंड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है और हमारे T3 और T4 की कमी हो गई है। हाइपोथायरॉयडिज्म इसको हम बोलते हैं। सो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है? सबसे पहली बात आप पता कैसे लगाएंगे, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड के नीचे का पार्ट है जहाँ पे हमारा थायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड है, अगेन वेंट्रल पार्ट सामने की तरफ से जो नेक होगी वो बल्जी होने लग जाएगी, इन्फ्लेटेड बन जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी एंड काफ़ी क्लियर ये बाहर से ही विजिबल होगी बिकॉज द फॉलिकुलर सेल्स, ये देखिए फिर से पिंकिश सेल्स जो हमारे पास या जो फॉलिकुलर सेल्स है कितने ज़्यादा हैं एंड दीज फॉलिकुलर्स आर नाउ बिकम स्वलन अप क्यों हो गए हैं? क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, आयोडीन बीच में कहाँ से आया? T3 T4 बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है। आइडो, दोनों वर्ड में आइडो आया है एंड दिस आइडो इज टेकन आउट फ्रॉम दिस आयोडीन वर्ड। तो आयोडीन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो ग्लैंड को चाहिए आयोडीन क्योंकि उसको T3 T4 बनाने हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये जो ग्लैंड है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि कहीं से इसको थोड़ा बहुत आयोडीन अवेलेबल हो जाए। ग्लैंड अगर आपका बड़ा हो गया है, फॉलिकुलर सेल्स में स्वेलिंग आ गई है, तो थायराइड ग्लैंड भी बड़ा होगा क्योंकि ग्लैंड बना है फॉलिकुलर सेल से। अब ग्लैंड अगर बड़ा होगा तो सामने की तरफ ये जो आपका पोर्शन है नेक का वेंट्रल पार्ट पे ये बड़ा होने लगेगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगेगा, स्वोलन अप हो जाएगा एंड दिस प्रॉब्लम इज नेम्ड एज गॉइटर। तो आयोडीन में ये मिनरल्स होते हैं या फिर आपके जो ये हॉर्मोन्स हैं इनकी रेगुलेशन के लिए आयोडीन कंटेंट आपका डाइट में होना काफ़ी स्पेसिफिक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म की अभी हमने बात की, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी कि आपको सामने से देख के पता चल जाता है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको आप कॉमनली ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द फिजियोलॉजी की हमारे जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं अगर ये हार्मोन हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोइंग बेबी की। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेग्नेंट लेडी, अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है सो हेयर आर द सिम्टम्स दैट विल बी विजिबल नॉट इन लेडी में तो गोइटर की प्रॉब्लम आएगी, बट जो बच्चा उसके यूट्रस में है, डेवलप हो रहा है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? सो लेट अस सी दीज वन बाय वन। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टंट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेंटल रिटार्डेशन, IQ लेवल कम होगा, मेंटली बच्चा इतना अफिशिएंट नहीं होगा। लो इंटेलिजेंस, IQ उसका कम होगा। एबनॉर्मल स्किन, पैची स्किन दिखाई देगी। डेफ म्यूटिज्म, डेफ भी हो सकता है, साइलेंट भी हो सकता है, म्यूट फॉर्म हो सकता है यानी उसको सुनाई नहीं देगा। स्पीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट an adult woman who is not pregnant. So these are the consequences if a pregnant woman is not producing T3 and T4 in a sufficient amount because she lacks iodine. Iodine की deficiency है उसकी body में. Now in a healthy woman जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, दूसरी नॉर्मल लेडीज़ में हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सो दिस इज़ इरेगुलर, यू कैन से इरेगुलरिज्म इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो पर्टिकुलर टाइम से 28 डेज़ के गैप पे आप इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें अब आपको इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। सो दिस थिंग कैन बी ऑब्जर्व एज मंथ में 2 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अकर होना, या फिर 2 महीने हो चुके हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो ही नहीं रही है, या 3 महीने भी हो चुके हैं, 3 महीने के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई है तो एक बार 15 डेज़ तक ब्लीडिंग हो चुकी है, 3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो ब्लीडिंग फिर से कंटिन्यू होने लगती है। आएगी तो बार बार अगर आप देख रहे हैं स्पेसिफिक पीरियड के बाद, और अगर नहीं आ रही है तो उसमें एक लंबा गैप बनता चला जाएगा। सो जो हमारा 28 डेज़ का पीरियड है वो डिसरप्ट हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस इन नॉर्मल वुमेन अगर वो अफेक्टेड है हाइपोथायरॉयडिज्म से। नेक्स्ट थिंग इज़
हाइपरथायरॉयडिज्म, पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम बता रखी है बच्चे। तो कैंसर अगर हो जाता है, सेल्स फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर माइटोसिस को अनकंट्रोल करता है, तो फॉलिकुलर सेल्स जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा नंबर आपके ग्लैंड में प्रेजेंट है। द सेकेंड थिंग इज़ द नोड्यूल फॉर्मेशन, अगर नोड्स उसमें बनने लग गई हैं, वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ अ फ्लैप ऑफ थायराइड, तो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी क्लॉट्स सी बनने लगती हैं, वही स्वेलिंग आ गई है हमारे फॉलिकुलर सेल्स में। सो अल्टीमेट दिस कैंसर और दिस नोड्यूल फॉर्मेशन इन thyroid follicular tissues is going to increase the production of थायरोक्सिन हॉर्मोन्स। अब थायरोक्सिन बेटा अमाउंट से ज़्यादा बन रहे, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा बन रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विल बी रिगार्डेड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है समथिंग लार्ज, समथिंग इन बिग अमाउंट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम क्या है कि हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारा T3 और T4 मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहा है। दैट अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जो आईज़ होती हैं वो काफ़ी इलोंगेटेड बाहर से देखने को मिलती हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि सामने वाला पर्सन काफ़ी सरप्राइज़ है, जैसे हम सरप्राइज़ होके बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं, बाहर निकलने को हो जाती है। हिंदी में ये मुहावरा है, जैसे आंखें निकल के गिर जाएंगी। तो ऐसे इनकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर से विजिबल होंगी, हमें लगेगा कि ये अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए कर रखे हैं, लेकिन ये उनकी नॉर्मल कंडीशन है, उसकी फिजियोलॉजी ऐसी ही है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड सिम्टम कि सामने वाला जो बंदा है जिसमें ये बड़ी बड़ी आंखें आपको बाहर से प्रोड्यूट फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, सो ही और शी इज़ अफेक्टेड विथ अ डिजीज़ नेम्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म. Next thing is the weight, which is in term of basal metabolic rate. BMR इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। फर्स्ट ही लाइन में बेटा ये टर्म दे रखी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट बेटा आपका एक पैरामीटर है ये चेकआउट करने के लिए कि आपकी बॉडी आपके डाइट में पाए जाने वाले मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब और एसिमुलेट कर रही है। डाइट लेने के बाद जैसे हमें पता है डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जब आपके न्यूट्रिएंट सेल्स के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं फॉर फर्दर यूज़, तो ये दो टाइप में यूज़ हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ सेल्स उनको जल्दी जल्दी यूज़ कर रहा है, केमिकल रिएक्शन आपके स्पीड अप है, तो यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम आएगी वेट लॉस की, हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन ज़्यादा बनेंगे, T3 T4 ज़्यादा बन रहे हैं, BMR आपका ज़्यादा होगा। इसको हम एक बार मेंशन कर लेते हैं पेज पे। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि BMR काफ़ी ज़्यादा है पेशेंट का। मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपकी बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनका रेट काफ़ी हाई है। अब बेटा मेटाबॉलिक रेट आपको नहीं समझ में आ रखा है तो आप इसको समझ के चलिए कि आपका सेल काफ़ी एक्टिव है, बॉडी काफ़ी एक्टिव है, मतलब आपको जितने भी न्यूट्रिएंट ब्लड अवेलेबल करा रहा है सेल उनको फटाफट यूज़ कर रहे हैं। सेल फिर से बॉडी को डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे पास जितना ATP कंटेंट था, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, वो ख़त्म हो चुका है, अब मुझको कुछ और चाहिए। तो बॉडी वेट गेन नहीं कर पाता है पेशेंट, और ड्रास्टिकली उसका बॉडी वेट अगर पहले है, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम अभी अभी उस पेशेंट में देखने को मिली है, तो बॉडी वेट उसका कम होने लग जाएगा। यानी वो ज़्यादा खाएगा, डाइट उसकी अच्छी खासी है, नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल से भी ज़्यादा खाना वो खा लेता है, लेकिन फिर भी बॉडी वेट को वो अचीव नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अंडर वेट दिखाई देगा। हाइपो में बेटा उल्टा है, हाइपो का मतलब है हॉर्मोन्स आपके कम है, हॉर्मोन्स कम है तो बॉडी वेट को गेन करेगी। इस कंडीशन में BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका गिरा हुआ है, कम है, मेटाबॉलिक रेट कम है, सेल्स लेज़ी हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को एक स्पीडी तरीके से या नॉर्मल रेट से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नॉर्मल रेट से कम उनकी स्पीड चल रही है, स्लो डाउन हो चुके हैं। तो जितना ग्लूकोज आपने कंज्यूम किया था, जितना भी खाना आपने खाया था, वही ग्लूकोज अभी है,
तो सेल्स ने वो उसको पूरा यूटिलाइज़ किया ही नहीं है, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में लीवर है, मसल्स है, वहाँ पे वो स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो जो आपका बेटा वेट है वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने के बाद जो आपकी मास है, वॉल्यूम है, सामने से अगर आप उस पेशेंट को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे इसकी डाइट तो काफ़ी कम है और वेट जो है इसका काफ़ी बढ़ रहा है। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन डाइजेशन, नाउ द प्रॉब्लम इज़ हार्मोनल। आपके थायरॉक्सिन जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कराते हैं, उनका अमाउंट अब काफ़ी कम है। इसके अलावा बेटा हमारा ये जो दूसरा हार्मोन है, दैट इज़ TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बेटा हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को लो डाउन करता है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी ये जो मेंशन कर रखा है इट इज़ नॉट इरेजिंग। फाइन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स में जब हम आगे करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। दोनों ही हार्मोन जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग, नाउ लेट मी टेक द पेन, दिस इज TCT। ये हमारा थायरॉयड ने प्रोड्यूस किया, तो T आगे थायरॉयड ग्लैंड के लिए है, थायरोकैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉयड PTH। ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं अभी दे देती हूँ। कैल्शियम को कम करने का काम कौन करेगा? TCT करेगा, नेगेटिव। हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं। यानी कैल्शियम आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा कैल्शियम को हमें करना क्या है? यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। सो दिस थिंग विल बी डन बाय TCT। रेनल ट्यूब्यूल में इसका रीअब्जॉर्प्शन कम कराएगा, यूरिन में इसको एक्सक्रीट कर देगा। PTH लेवल को बढ़ाता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो ये कैसे लेवल को बढ़ाता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब हम यहाँ का एरो बनाएंगे तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए पैराथायरॉयड से कौन आएगा? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और अगर बढ़ा हुआ कैल्शियम रिजर्व करना था तो TCT, और अगर कैल्शियम का लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा करना, इंक्रीज करना है, तो पैराथायरॉयड से PTH। पैराथायरॉयड एक ही हार्मोन रिलीज करता है और ये कैल्शियम को ज़्यादा करता है। सो दिस हार्मोन अगेन इज टर्म्ड एज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये देखिए यहाँ पे हाइपर, अभी बताया था हमने, हाइपर करेगा किसके लेवल को? कैल्शियम को। कैसे करेगा? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। टिल द टाइम आप एक बार NCERT की रीडिंग ले लीजिए, लोकेशंस कर लीजिए और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कर लीजिए। बाय एवरीवन।